स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर 2 की विविध करते हैं। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखना इसका फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। संबंध f और f ऑफ x इस तरह से दे रखा है हमको कि x यदि लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो फंक्शन ये काम आएगा ये, और x लेस देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन काम आएगा। कहने का मतलब 0 से लेकर 10 तक इसका डोमेन है, 0 से 3 तक ये फंक्शन लेंगे और 3 से लेकर 10 तक ये फंक्शन लेंगे। द्वारा परिभाषित है संबंध जी ऑफ एक्स इस तरह से है कि x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन काम में लेंगे, और x लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन काम लेंगे। अब इन दोनों के अंदर ये देखो, 0 से लेकर यानी डोमेन के अंदर 0 से लेकर के और 10 तक के रख सकते हैं, अपन पुट कर सकते हैं। तो हम इस फंक्शन में इस नियम के अकॉर्डिंग वैल्यू रख के देखते हैं हम। तो देखो इसके अंदर हमने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है यहाँ, एफ ऑफ फंक्शन के अंदर 0 पुट किया तो 0 आया, और 1 पुट किया तो हम 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। नेक्स्ट में देखो 3 के लिए 3x भी है फंक्शन, तो इसके लिए भी 9 ही होता है। 3x फंक्शन लेंगे तो 9 ही होता है, और 4 के लिए 3x फंक्शन लेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, तो 4 के लिए 12 हो जाएगा, 5 के लिए 15 हो जाएगा, 6 के लिए 18, 7 के लिए 21, 8 के लिए 24, 9 के लिए 27 और 10 के लिए 30। अच्छा, अब इसी प्रकार से जीओ फंक्शन में चेक करेंगे हम वैल्यू पुट कर करके। अब हमसे ये पूछा है कि दर्शाइए कि f एक फलन है। f तो एक फलन बता रहा है और g फलन नहीं बता रहा है। तो आपको फलन का बेसिक समझाया था, तब आपको समझाया था फलन की क्या परिभाषा होती है। फलन की परिभाषा ये होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, यानी दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते इसके अंदर। तो देखो यहाँ से देखो, एवरी एलिमेंट्स का डिफरेंट प्रतिबिंब है, यूनिक इमेज है, यानी हर एलिमेंट का अलग प्रतिबिंब है। देखो तो ये फलन है, तो यहाँ लिख देंगे हम f एक फलन है। f एक फलन है, क्यों फलन है? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन है। अब जी ऑफ एक्स में चेक करते हैं। तो देखो हमने ये वैल्यू पुट की, तो जी ऑफ 2 पर ये फंक्शन लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा हमको, और जी ऑफ एक्स 2 पर ये फंक्शन भी काम में लेना पड़ेगा अपने को 3x, तो 3 ये पुट लिंक करेंगे अपन तो ये 6 हो जाएगा। अब ये एक फलन नहीं है, क्योंकि फलन की परिभाषा क्या कहती थी कि हर एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, बट यहाँ तो 2 के 2 प्रतिबिंब हो रहे हैं, 4 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको कि जी एक फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 के सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन 2 में दे रखा है हमको, देखो यदि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। f में 1.1 रखें एक बार, और f में 1 रखें, अपॉन में 1.1 माइनस 1। तो हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी f ऑफ x ये दे रखा है अपने को, इसके अंदर x की जगह हमने 1.1 पुट किया, क्योंकि इसकी, तो यहाँ से 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा। नेक्स्ट f ऑफ 1 भी पुट करेंगे तो f ऑफ 1 का स्क्वायर क्या है, इस फंक्शन में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोबारा से इसको लिखो, इसकी वैल्यू इसको निकालनी है हमको, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तो रख दी हमने 1.21, और इसकी वैल्यू रख दी 1, अपॉन में 1.1 माइनस 1, ये क्वेश्चन में हमको गिवन था। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.21 आ जाएगा, 0.21, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 1.1 माइनस करेंगे इसके अंदर 1, तो पॉइंट का 1 आ जाएगा, एक जीरो हम और पुट कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जीरो सेम हो गए। अब डेसिमल से डेसिमल काट दो, तो यहाँ 21/10 आ गए, तो अब एक के बाद डेसिमल रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.1। यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये फंक्शन दे रखा है हमको न्यूमरेटर में, ये रेशनल यानी परिमेय संख्याओं का एक फलन है, और इसमें अंश के अंदर ये फंक्शन
है और हर में ये है। तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका प्रांत पूछ रहा है हमसे, प्रांत का मतलब इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम जीरो नहीं पुट कर सकते, यानी पूरे की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 लिखा और इसके फैक्टर करे तो माइनस का 2 आया और माइनस के 6। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसके हमने ये फैक्टर कर दिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, दो दो के अंदर, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 2, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 2, और x माइनस 2 अगेन कॉमन लिया हमने तो x माइनस 6 है। अब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 2,6। तो कहने का मतलब है यदि, हाँ देखो ये फैक्टर ये है, अब x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो ये तो पूरे फंक्शन को जीरो कर देगा, x की जगह मैं 6 रखता हूँ तो भी पूरे फंक्शन को जीरो कर देगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, यानी प्रांत क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन 2 और 6 नहीं हो सकता उसके अंदर। तो यहाँ माइनस लगा दिया और करली ब्रैकेट में, मजला ब्रैकेट में लिखेंगे 2,6, यानी 2,6 को निकाल दिया अपन ने पूरे रियल नंबर में से। तो अब रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत और परिसर पूछा हमसे। प्रांत पूछा है और क्या पूछा है, परिसर। तो देखो अंडर रूट में कोई नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब 1 को दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, तो x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी पुट कर सकते हैं अपन। देखो हाँ, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव तो रहेगी। तो इसका डोमेन यानी प्रांत क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें छोटे से छोटी वैल्यू 1 रख सकते हैं अपन और बड़े से बड़ी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको इनफाइनाइट को मतलब छोटे ब्रैकेट से दर्शाते हैं, क्योंकि अंत का तो पता ही नहीं ना हमको, और इसको बड़े ब्रैकेट में लेते हैं। तो इसका प्रांत हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 इसमें इंक्लूड है, ब्रैकेट का ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि इंटरवल में समझाया था आपको, अगर बड़े ब्रैकेट लेते हैं तो क्या होता है, ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। अब देखो इसमें परिसर, परिसर क्या होता है, आउटपुट को परिसर बोलते हैं। इनपुट इसमें क्या क्या रख सकते हैं वो प्रांत होता है, और उसमें रखने के बाद क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं वह परिसर होता है। तो देखो इसमें हम 1 रखते हैं, 1, तो 1 रखने के बाद में ये 0 हो जाएगा, 0। अब 1 से कोई बड़ी रखेंगे यहाँ, तो देखो 1.1 ही रखा तो यहाँ माइनस में 1 किया मैंने तो 0.1 आ गया। तो कहने का मतलब 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 शामिल है, क्यों, क्योंकि 1 रख रहे हैं यहाँ इसमें तो ये 0 हो रहा है। तो 0 तो हमको दिख रहा है, मिल रहा है ये तो, और इन्फिनिटी तो जाएगा, इन्फिनिटी का पता नहीं, इसलिए हमको छोटे ब्रैकेट में लेना पड़ता है इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। ये वीडियो अपलोड करते समय गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड में x माइनस 1 है द्वारा परिभाषित फलन वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर याद कीजिए। तो प्रांत इसमें क्या क्या रख सकते हैं अपन, क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं उसको प्रांत बोलते हैं, और परिसर बोलते हैं इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हम क्या आउटपुट मिलता है उसको परिसर बोलते हैं। तो देखो इसमें तो मोड में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हर में कुछ भी नहीं है, तो इसमें प्लस का माइनस का कुछ भी रख सकते हैं हम, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो वो हमारा प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स प्रांत हो जाएगा। अच्छा, अब परिसर क्या है, देखो परिसर के अंदर यहाँ 0 और ये इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। मोड का कोई भी नंबर है ना, मोड का कोई भी नंबर है मोड का, तो उसकी छोटे से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, छोटे से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, और बड़ी तो इन्फिनिटी जा सकती है, इन्फिनिटी। तो अब इसमें देखो, इसमें छोटे से छोटी मान लीजिए मैं 1 रख देता हूँ, तो छोटे से छोटी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। अब मैं माइनस का रखता हूँ, जैसे माइनस के 5 रख दिए और माइनस का 1 हो गया तो माइनस के 6 हो गए, लेकिन मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू तो प्राप्त होने ही नहीं देगा। तो यहाँ हमको परिसर मिल जाएगा 0 से
इन्फिनिटी तक। यहाँ देखो इस नंबर लाइन पर देखो, छोटे से छोटी वैल्यू 0 होगी, बड़े से बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू इसकी आगे प्रांत में आ गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और परिसर में आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में हमको गिवन है कि मान लीजिए कि f मजला ब्रैकेट में, फिर ये दे रखा है आपको x कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये तो इनपुट है x है जो प्रांत का एलिमेंट है, और ये आउटपुट है यानी परिसर का एलिमेंट है, यानी ये परिसर के लिए यूज करेंगे हम आएगा, और ये हमारे प्रांत का लिए है, प्रांत। तो अब इसमें ये देखो हमसे केवल परिसर पूछा है, प्रांत पूछता तो प्रांत बता देता। देखो प्रांत में तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, इसमें एक्स जब कुछ भी रखेंगे तो ये तो 0 तो होगा ही नहीं। यहाँ मान लीजिए एक्स यहाँ मैं 0 रखता हूँ तो 0 + 1 1 हो जाएगा, नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो यानी 0 तो ये कभी होगा ही नहीं। तो डोमेन पूछता तो हम रियल नंबर लिख देते डोमेन में। अच्छा, अब हमसे केवल परिसर पूछा है, तो परिसर के सिंपल सी ट्रिक्स ये है, इसमें यदि देखो आप, इसमें आप नेगेटिव नंबर, नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव रखोगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। अच्छा, 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखने पर नीचे 1 आएगा, 0 रखने पर तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी हमको। अच्छा, और पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव, और नेगेटिव रखेंगे तो भी नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये ध्यान रखना, अंश और हर, अंश और नीचे हर है, जो भी अंश के बराबर हो जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 100 ले लिए, तो 100/100 करूँगा तो 1 आएगा, एक बात। दूसरी बात, न्यूमरेटर में जैसे 100/100 और प्लस में 1 करता हूँ, अंश बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि 1 का 101 हो जाएगा, 101 का में 100 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है एक बार, तो इसकी वैल्यू। और यहाँ देखो यदि 100 ले लिया, 100/100 और प्लस का 1 करता हूँ, डिनोमिनेटर को बड़ा कर देता हूँ, तो इसकी कभी यानी 100/101 हो गए, समझाने के लिए एग्जाम्पल है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, पॉइंटों में जाएगी वैल्यू, 1 होगी ही नहीं। तो अब आप क्लियर समझ गए होगे। आके देखो इसमें छोटे से छोटी वैल्यू तो हमको 0 मिलेगी, यहाँ 0 रखोगे तो 0/1 0 मिलेगा अपने को। अच्छा, और बड़े से बड़ी वैल्यू, यहाँ हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, तो उसकी वैल्यू 1 कभी भी नहीं मिलती है, 1 से छोटी ही रहती है। तो यहाँ हमने छोटा ब्रैकेट लेकर के और 1 लिख दिया, इसका मतलब 1 है जो शामिल नहीं है और 0 शामिल है, तो ये इसका परिसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है कि मान लीजिए कि एफ और जी फंक्शन आर से आर में परिभाषित है, एफ बी और जी में, और एफ ऑफ एक्स हमको ये दे रखा है x+1, और जी ऑफ एक्स ये दे रखा है 2x - 3। तो पहले क्या करा रहा है, एफ का और जी का ऐड करवा रहा है, समेशन करवा रहा है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन को ऐड करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले एफ और जी को ऐड करवा रहा है, तो यहाँ x+1 प्लस में 2x - 1, तो देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3x, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 2 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3x - 2। अब सब्ट्रैक्ट करवा रहा है f - g, तो f - g करेंगे तो f लिखो पहले x+1, फिर माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में लेंगे इसको, तो g को, तो क्योंकि बार माइनस है ना, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा है। यहाँ देखो माइनस था, ये साइन माइनस था, तो और यहाँ माइनस लेने पर ब्रैकेट्स में, तो ये प्लस ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस हो गया। तो अब देखो यहाँ से यह माइनस का 2x है और ये प्लस का है, तो माइनस का x बच गया, और 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, ये आंसर आ गया। अब f/g ये डिवाइड करवा रहा है, g फंक्शन से f फंक्शन को डिवाइड कर, तो यहाँ से f फंक्शन तो ये है और g फंक्शन ये है, ये डिवाइड में आ गया। लेकिन x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कि इस फंक्शन के अंदर जैसे मान लो 2 × x की जगह मैं 3/2 रखता हूँ और माइनस में 3, तो देखो 2 से 2 कट गया और 3 - 3 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमने इसको परिमेय फलन P/Q के रूप में परिमेय फलन है ये अंश में हमको f लिख दिया, हमने x लिख दिया, और g में हमने 2x - 3 लिख दिया, लेकिन ये कंडीशन दे दी कि x 3/2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं, क्वेश्चन 8 क्या है।
क्वेश्चन 8 के अंदर हमको मान लीजिए कि एफ फंक्शन है 1,1, 2,3, 0,-1, -1, जेड से जेड में परिभाषित है। किससे परिभाषित है? ये जेड से जेड में परिभाषित है। अच्छा, और एफ ऑफ एक्स इस नियम के द्वारा परिभाषित है। जेड से जेड के अंदर ये फंक्शन जेड से जेड में परिभाषित है। और किस नियम से परिभाषित है? इस नियम से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में ये पुट करते हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यानी ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो हम इसमें दो इक्वेशन बना लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। हम इस फंक्शन में जैसे इस तरह से लेता हूँ मैं, जैसे ए एक्स प्लस बी, ये है फंक्शन। अब इसमें 1,1 वाला पुट करता हूँ, 1,1, तो इसका मतलब एक्स की जगह तो 1 रखेंगे और जो इसका रिजल्ट मिलेगा हमको वो ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए और एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ए रहेगा, प्लस में बी इक्वल टू में 1। तो ये इक्वेशन होगी 1, इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन बना दी, 1 पुट कर दिया इसके अंदर। अच्छा, अब कोई भी दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम ये ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने ये जीरो पुट किया एक्स की जगह, इस फंक्शन में 0,0 लिया मैंने, 0,1, 0,-1। तो इस नियम के अंदर एक्स की जगह 0 रखेंगे अपन, तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस का प्लस का बी है ये तो, और इसका रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट -1। तो बी की जगह हमारे पास में क्या आ गया, -1 आ गया। अच्छा, अब बी की वैल्यू तो हमसे ए की बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने ये रख दिया, ए और बी की जगह -1 रख दिया, इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू यहाँ से उधर गया तो ए प्लस का हो गया, तो ए की वैल्यू हमको 2 मिलेगी। तो हमने ए की वैल्यू कितनी निकाल दी, ए की वैल्यू हमने 2 निकाल दी, और बी की वैल्यू कितनी निकाली, -1 निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है इसके अंदर, ये देखो जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से ले लेते हैं। आर इक्वल टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ये आर यानी रिलेशन है ये कोई, और ए इक्वल टू बी स्क्वायर नियम से परिभाषित है। ये एन, ए और बी दोनों किसमें होने चाहिए, एन नेचुरल नंबर में होने चाहिए, और ए इक्वल टू बी नियम के द्वारा परिभाषित है। एन से एन में संबंध है तो निम्नलिखित कथन सत्य है। तो पहले नंबर पर यह है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है क्या, ये यदि सभी ए बिलोंग्स टू एन होने चाहिए इसमें, है ना, तो हम बी की जगह भी ए रखेंगे। ए कोमा ए का मतलब ये रखते हैं। तो इसमें देखो मैं यहाँ 1,1 रखता हूँ, ए की जगह 1 और बी की जगह भी 1 ही रखता हूँ। और इस नियम को देखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार क्या है, बी की जगह ए रखेंगे, है ना। तो यहाँ ए की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ये तो कर रहा है सेटिस्फाई, एम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू 1, ये तो ट्रू है। लेकिन एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलना चाहिए जो इसको फॉल्स कर दे। तो हम अब क्या करते हैं, ए की जगह मैं मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, ए की जगह क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 2 यहाँ और 2 का स्क्वायर गया, बी की जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू में 2 स्क्वायर रखा हमने, तो ये इक्वल आने चाहिए, एम्प्लाइज दैट। अब 2 इक्वल टू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो नॉट इक्वल हो रहा है। तो ये तो दिया गया स्टेटमेंट जो फॉल्स है, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बता रहा है, जबकि यहाँ तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू डज नॉट आर आ रहा है ना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब तो या तो ये लिख दो कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और वो कह रहा था ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, या ये कह दो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर एक फॉल्स स्टेटमेंट यानी असत्य कथन है। नेक्स्ट इसका सेकंड क्या कह रहा है, देखो इसी नियम के अनुसार सेकंड ये कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग करते हैं तो बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, और नियम ये होना चाहिए ए इक्वल टू। तो हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल्स प्रूव करेंगे। ए की जगह हमने मान लीजिए 4 मान लिया, और बी की जगह ले लिया हमने 2। अब इस नियम में रखो, ए की जगह 4 रखो और बी की जगह 2 का स्क्वायर रखो, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। देखो ए इक्वल टू में 4 इक्वल टू 4 हो गया तो ट्रू आ गया। अब इसका उल्टा करो, जहाँ ए हमने 4 लिया था तो ए की जगह 2 करो, और बी की जगह क्या करो, हम 4 करेंगे। अच्छा, तो अब इस नियम में रखो, ए की जगह क्या रखेंगे हम 2, और बी की जगह क्या रखेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया कथन असत्य है।
वैसे ये क्लास 12th में पढ़ोगे। इसको समतुल्य फलन, समतुल्य संबंध बोलते हैं, इसको सम्मित बोलते हैं। और एक संक्रामक और है जो आगे आ रहा है, देखो संक्रामक है, बाकी डिटेल इसकी 12th में पढ़ोगे। अच्छा देखो इसके अंदर ये संक्रामक में क्या पूछा हमसे, ये दे रखा है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो और बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये है, तात्पर्य है कि ए और सी भी बिलोंग्स टू आर करेंगे। तो हम दो एलिमेंट ए कोमा बी लेंगे और इस नियम के अनुसार चेक करेंगे, ए इक्वल टू बी स्क्वायर नियम से। फिर बी कोमा सी लेंगे और इस नियम से बी इक्वल टू सी स्क्वायर से चेक करेंगे। फिर ए कोमा सी लेंगे और ए इक्वल टू सी स्क्वायर से चेक करेंगे। तो अब मैंने मान लीजिए 3 एग्जाम्पल ले लिए, 3 नंबर ले लिए नेचुरल नंबर्स में, 16, 4 और 2। अब इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये देखेंगे। तो यहाँ पहले ये दोनों ले लेते हैं, ए बी की जगह, ए की, तो ए की जगह ले लिया हमने 16 और बी की जगह ले लिया 4। तो ए की जगह 16 रख दिया और बी की जगह 4 का स्क्वायर रख दिया। तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो ये तो ट्रू है, ये ठीक है। अब 4, 2 लेते हैं, तो यानी ये बी की जगह, ये सी की जगह, तो इसमें रखेंगे बी की जगह यहाँ पुट करेंगे, है ना, और सी की जगह यहाँ पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 4 और कोमा 2, यानी फर्स्ट वाला एज इट रखेंगे, सेकंड वाला जो है ना उसका स्क्वायर करेंगे, ये समझो आप। तो 4 का स्क्वायर 4 इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4, ये तो ट्रू है। ये कहना चाह रहा कि अब यदि ये दोनों ट्रू हो जाते हैं ना तो फर्स्ट और थर्ड भी ट्रू होंगे, ये कहना चाहता है, ये ए और सी भी ट्रू होंगे। तो अब ए की जगह देखो 16 लेंगे अपन, और मतलब सी की जगह हमारे पास 2 है, तो इसमें रख दिया ए की जगह 16 और बी की जगह हमारे पास में है 2। अब फर्स्ट को इस नियम के अनुसार, फर्स्ट को एज इट और सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट में 16 रखेंगे, सेकंड में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो एम्प्लाइज दैट 16 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डज नॉट, रॉन्ग है। तो अतः दिया गया कथन असत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट थे इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 10 क्वेश्चन देखो इसका, क्या अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कि a इक्वल टू में 1, 2, 3, 4 है और b इक्वल टू में दे रखा है 1, 5, 9, 11, 15 और 16। अच्छा, और एक f इस तरह से दे रखा है, 1, 5 दोनों ये यानी क्रमिक युग्म में दे रखे हैं ये यार। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, क्या नंबर कि एफ ए से बी में एक संबंध पूछ रहा है। तो संबंध के लिए परिभाषा लिखाई थी आपको कि संबंध में क्या है, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकंड एलिमेंट इसका बी का लिया जाएगा। तो हमने फर्स्ट को सेकंड के सभी एलिमेंट के साथ लिख दिया और इसके अंदर 2 को इसके सभी एलिमेंट के साथ लिख दिया। यहाँ 1,5, 1,9, 1,11 यहाँ छूट गया था, इसलिए 11 को यहाँ लिख दिया 1,11, ठीक है ना। अच्छा, 2 के साथ में सेकंड वाले सभी एलिमेंट लिखेंगे, फिर 3 के साथ में सभी एलिमेंट लिखेंगे, 4 के साथ में सभी एलिमेंट लिखेंगे। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी आ गया, क्रमिक युग्म का कार्तीय गुणन आ गया। ये सभी है युग्म है जो क्रमिक युग्म है। अब यदि ये जो हमको गिवन है ना वो इसके अंदर है जब तो ये संबंध है, अदरवाइज नहीं। तो 1, 5 देखो, 1 की लाइन में 5 देखो, ये रहा, 2, 9, 2 की लाइन में 9 ये रहा देखो, और 2, 11 भी है, तो 2, 11 को भी अंडरलाइन कर देता हूँ। 3, 1, 3 की लाइन में ये रहा 3, 1 और 3, 1 और 4, 5, 4 और 5 ये रहा। तो ये तो सारे इसमें है। तो इसका मतलब है कि जो एफ हमको दे रखा है वो तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है इस तरह से। तो अतः यह एक संबंध है। संबंध क्यों है, क्योंकि एफ दे रखा है जो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, ए सबसेट है, यानी उपसमुच्चय का मतलब सबसेट है ए क्रॉस बी का। अच्छा, अब हम चेक करेंगे एफ ए से बी में एक फलन है क्या। तो इनमें से हम देखेंगे, तो फलन को पढ़ाते समय ये समझाया था आपको कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक बात। दूसरा तरीका से ये बताया था कि क्रमिक युग्म में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, ये देखो और ये देखो, 2 बार है ना, जो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो इसको इसमें लिखेंगे अपन, संबंध के रूप में लिखेंगे हम इसमें
किस तरह से बनाएंगे इसका, एक मिनट, ये इस तरह से लेंगे अपन, इस तरह से देखो, ये यहाँ 1 से 4, 1 2 3 और 4, और यहाँ है 1 5 1 1 5 9 11 15 और 11 तक ही है। अच्छा चलो देखो, अब देखो इसके अंदर इसको 1 की इमेज बता रहा है 5, ठीक है, 1 की इमेज 5 बता रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा 2 की इमेज बता रहा है वो 9, और 2 की इमेज और 11 भी बता रहा है वो 11 भी। तो देखो एक एलिमेंट की, अच्छा आगे भी हर के एलिमेंट डिफरेंट है, आगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब हैं, जबकि एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए इसमें। अच्छा तो एफ ए से बी में फलन है, फलन एफ ए से बी में फलन नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्या है, क्वेश्चन है, इस तरह से ये है। तो अब इसका हल यहाँ से है, हल कि एफ है ना, यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब हैं, इसलिए यह फलन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में देखा है कि एफ है, इस तरह से डिफाइन है ए कोमा बी, फर्स्ट वाला ए कोमा बी, 2 एलिमेंट ऐसे ले लिए, उनका मल्टीप्लाई और सेकंड पर ये तो इनपुट है मल्टीप्लाई, तो और आउटपुट क्या है, ए प्लस बी है, ये आउटपुट है, परिसर वाला है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड से जेड में है ये फलन, जेड से जेड में द्वारा परिभाषित फलन जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय, ठीक है। तो क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो देखो हम इसके कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए की जगह मैंने 3 ले लिया और बी की जगह 4 ले लिया, मैंने 4 ले लिया। तो अब इसमें रखो, तो इसको में रखेंगे तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, ये देखो ये प्रांत का अवयव आ गया। अब इसमें इसमें रखो ए प्लस बी, तो यहाँ 3 और प्लस 4 क्या हो गया, 7 हो गया, तो ये परिसर आ गया इसका। अब इसमें और लो एलिमेंट मैं अब 2,6 ले लेता हूँ, और भी कितने भी ले सकते हैं। तो अब इनका दोनों का इस नियम के अनुसार मल्टीप्लाई करो, देखो 12 आ गया, ये आ गया। अब इस नियम के अनुसार इनको ऐड करो तो ये 8 आ गया। तो अब यहीं देख लो एक्स में, इसमें 12 के 2 एलिमेंट हो जाएंगे सह प्रांत में, यहाँ 7 और 8, तो ये तो फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 12 के 2 प्रतिबिंब हैं, और भी असंख्य हो सकते हैं इसके उदाहरण, हमने कोई एक उदाहरण लेकर के इसका औचित्य बताना है। अतः यह फलन है जो ए कोमा बी, ए प्लस बी एक फलन नहीं है, ये फलन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है, देखो मान लीजिए कि a इक्वल टू 9 10 11 12 13 तथा f 1 से n में f n इक्वल टू एफ एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ एन के अंदर एक बार 9 रखेंगे, 10 रखेंगे, 11 12 13, और जो आउटपुट है ना, ये तो प्रांत के हो जाएंगे, और आउटपुट है जो इनका महत्तम अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर करेंगे उनके, और ये बड़े से बड़ा वाला है ना अभाज्य गुणनखंड, वो इसका आउटपुट में आएगा। तो देखो यहाँ 9 है, 9 के फैक्टर है 3 × 3 है ना। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और बड़े वाला ये 9 हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखो, यहाँ 10 एलिमेंट है, 10 के फैक्टर की है कि 2 × 5, तो बड़ा प्राइम फैक्टर ये है, तो इसके 10 का रिलेशन किससे है, 5 से, बड़े प्राइम फैक्टर से। नेक्स्ट है 11 को 11 × 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 11 का तो 11 ही आएगा। नेक्स्ट 12 को 2 × 2 × 3 है, तो बड़ा फैक्टर क्या है इसमें, 3 है, प्राइम फैक्टर है, तो 12 का रिलेशन किससे, 3 से है। और 13 × 1 13 का रिलेशन 13 से ही है। ये देखो ये फर्स्ट एलिमेंट तो ये हैं, ये और सेकंड एलिमेंट क्या है, इनके महत्तम अभाज्य गुणक हैं, यानी बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर है उसका। तो अब इसमें क्या पूछा है हमसे, परिसर पूछा है, तो परिसर जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये परिसर हो जाएंगे इसमें, ये से परिसर। तो सेकंड एलिमेंट में क्या आ गया, 3 5 11 और 13, इसमें वो आ गए। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, देखो 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लेकिन इसमें एक बार लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर रिपीट नहीं करते हैं, तो ये इसका परिसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।